हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित सिंह वकीलगिरी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं माइक्रो फाइनेंस कंपनी के अंदर एक लोन एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फाइल करते हैं। मेरे पास में एक सैंपल लोन एप्लीकेशन फॉर्म है। इस फॉर्म के अंदर मैं सभी इन्फॉर्मेशन को बताने वाला हूं। थोड़ा लेंदी फॉर्म है और 4 पेज का फॉर्म ये बना हुआ है और इस वीडियो में भी करीब 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। थोड़ा पेशेंटली इस वीडियो को पूरा देखें, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगी आपके लिए। सबसे पहले लोन एप्लीकेशन फॉर्म नंबर। तो लोन एप्लीकेशन फॉर्म नंबर का मतलब होता है कि इस फॉर्म को कोई नंबर अगर आपने डिजाइन करा हुआ है, जैसे कि जो भी फॉर्म्स होता है फॉर्म को रेफरली नंबर देना चाहिए, 0102 ऐसे करके नंबर स्टार्ट होने चाहिए, जिससे कि बाद में रेफरेंस में काम है कि भाई कौन सा फॉर्म नंबर कहाँ पर है। तो ये नंबर कंप्यूटर जनरेटेड हो सकता है या मैनुअली भी इस नंबर को डाल सकते हैं। इट्स नॉट कंपलसरी, ब्रांच वाइज डाल सकते हैं, जैसा भी एक सीक्वेंस कोई भी कंपनी डिसाइड करे। उसके बाद में बात करता हूँ कस्टमर आईडी नंबर। कस्टमर आईडी नंबर अभी इस फॉर्म के अंदर नहीं डाला जाएगा। जब इस फॉर्म की इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर में डाल देंगे तब एक कस्टमर आईडी जनरेट होगी, तब इस कस्टमर आईडी को यहाँ पे डाला जाएगा। जब फील्ड में इस फॉर्म को भरा जाएगा उस समय यहाँ पे कस्टमर आईडी नहीं हो सकती। ब्रांच आईडी, ब्रांच नेम का मतलब जैसे मैं आगरा में रहता हूँ तो मैं यहाँ लिखूंगा आगरा, और या फिर जो भी मेरा ब्रांच का नाम रहेगा उस जिस ब्रांच में काम हो रहा है उस ब्रांच का ही नाम रहेगा। और ब्रांच कोड, जो ब्रांच कोड हमने असाइन करा है, जैसे कि मैं मेरी जनरल केस में मैं BR01 BR02 ऐसे करके मैं स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ पे हम लोग ब्रांच कोड डालेंगे। ये ब्रांच कोड भी आपको इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी होगी। ब्रांच कोड से हम बाद में रेफर कर सकते हैं जब बहुत ज्यादा ब्रांच हो जाती हैं, तो इन चीजों की दिक्कतें नहीं आती। लोन टाइप क्या रहेगा? लोन टाइप में पर्सनल हो सकता है, बिजनेस हो सकता है। इन केस अगर वो पर्सनल यूज के लिए रहा है पैसा या बिजनेस यूज के लिए रहा है तो बिजनेस लोन में टिक करेंगे। कोशिश कीजिएगा 50-60% जो लोन आप डिस्ट्रीब्यूट करें वो बिजनेस लोन हो, बिजनेस के लिए करे गए हो, क्योंकि रोजगार को दिए हुए पैसे को भी गवर्नमेंट अप्रिशिएट करती है। इससे आपकी जो एंटिटी है उसमें लॉन्ग टर्म के अंदर इफेक्ट अच्छे आते हैं। साथ में ही याद रखें, अगर वो ग्रुप लोन है तो ग्रुप लोन का मतलब ग्रुप में लोन लेना है, लेकिन ग्रुप लोन के अंदर वो एट द एंड किस बात के लिए यूज करेगा वो यहाँ पे टिक करेंगे। अगर उसका यूज पर्सनल यूज है, फ्रिज लेना है, टीवी लेना है, तो यहाँ पे करेंगे। बिजनेस लोन है तो यहाँ करेंगे। लोन अमाउंट अप्लाइड, उसने कितना अमाउंट मांगा है, जैसे 1 लाख मांगा है, 50,000 मांगा है, जो भी, ये वो नहीं है जो फाइनल करा है, ये वो है जो कि एप्लीकेशन के अंदर हमने अप्लाई करा है। ठीक है। टेन्योर कितना रहेगा, मंथली वीकली जो भी टेन्योर रहेगा यहाँ पे टेन्योर लिख दिया जाएगा, और यहाँ पे एंड यूज लिख देंगे कि उसका बिजनेस का यूज है, बिजनेस में किस तरह का यूज है, पर्सनल यूज है तो कैसा यूज है, एंड यूज यहाँ पे लोन का लिख देंगे। ईएमआई वाले ऑप्शन को अभी आप खाली छोड़ देंगे। ये कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जब लोन सेंक्शन हो जाएगा तब जाके मालूम पड़ेगा एग्जैक्टली यहाँ पे हमें किस चीज को लिखना है, और लोन सेंक्शन होने के बाद में इंफॉर्मेशन फाइल हो पाएगी। कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें ब्लैंक छोड़नी पड़ेगी। ठीक है। फिर हम यहाँ पर्सनल डिटेल के लिए आते हैं। जो भी हमारा लोन ले रहा है उसका नाम यहाँ लिख देंगे, फर्स्ट नेम सेकंड नेम लिख देंगे, और जैसे 2 नाम है, मेरा नाम मोहित सिंह है तो MOHIT, उसके बाद में एक बॉक्स खाली छोड़ के SINGH, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, तीनों में से ऑप्शन चूज कर लेंगे जिसका भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। उसका फादर्स नेम उसके पैन कार्ड से मिल जाएगा, मदर्स नेम उससे पूछ लेंगे। स्पाउस मतलब वो हस्बैंड है या उसके अगर फीमेल है तो उसके हस्बैंड का नाम है, और अगर हस्बैंड है तो उसकी वाइफ का नाम लिख देंगे। याद रखें, इन केस ऑफ डाइवोर्स यहाँ पे उसके हस्बैंड का नाम नहीं आएगा, लेकिन अगर वो सेपरेटेड है तो उसके हस्बैंड का नाम आएगा। डाइवोर्स और सेपरेटेड के अंदर डिफरेंस होता है। डाइवोर्स का मतलब जिस इंसान ने डाइवोर्स दे दिया, और सेपरेटेड का मतलब अगर वो डाइवोर्स नहीं है लेकिन अलग अलग रहते हैं, उस केस में उसके हस्बैंड का नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। कोशिश कीजिएगा कि जितने भी नाम आप लिखें वो पैन कार्ड में से लेके चलें। जो उसका इंडिविजुअल का नाम है पैन कार्ड से लें, और जो फादर्स नेम वो पैन कार्ड से लें। मदर्स नेम पैन कार्ड के अंदर नहीं होता तो उससे पूछ लीजिएगा। स्पाउस नेम भी नहीं होता तो वो भी उनसे पूछ लीजिएगा। आधार कार्ड वाला नाम, वोटर आईडी वाला नाम इसके अंदर ना लिखें, जो उसके पैन कार्ड में नाम लिखा है वही नाम को लिखें यहाँ पे। ठीक है। और अगर दोनों के अंदर नाम डिफरेंट है तब भी यहाँ पे पैन कार्ड का ही लिखा जाएगा। ऐसा नहीं कि उसने बोला कि आधार कार्ड वाला नाम मेरा नॉर्मल नाम है, सही नाम है, ऐसा नहीं। जो पैन कार्ड का नाम होगा वो यहाँ लिखेंगे। गारंटर की इन्फॉर्मेशन डालेंगे, यहाँ पे गारंटर की इन्फॉर्मेशन डाल देंगे, गारंटर का भी नाम वगैरह, स्पाउस नेम, सभी चीजें वैसे ही लिखेंगे। जनरल केस में जो बिजनेस लोन होता है उसके अंदर गारंटर कोई उसका फ्रेंड या कोई भी दूसरा बिजनेसमैन होता है, और जो महिला ग्रुप लोन होता है या औरतें जो लोन लेती हैं उस केस में गारंटर को हम हमेशा हस्बैंड लेके चलते हैं, या फिर उनका बेटा अगर अर्निंग है, या जो भी व्यक्ति अर्निंग है, क्योंकि वो हाउस वाइफ को लोन दिया जा रहा होता है। तो गारंटर किसी ऐसे व्यक्ति को बनाते हैं जो उस बिजनेस को चलाता हो और बाद में लोन देने में सक्षम हो। उसके बाद में थोड़ा नीचे आते हैं फॉर्म के अंदर, तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल का मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, कैटेगरी, ये कैटेगरी हम उससे पूछ लेंगे। नो ऑफेंस उससे पूछ सकते हैं, SC है, ST है, OBC है, जनरल, अदर्स, जो भी कैटेगरी उससे रहेगी ये यहाँ पे टिक कर देंगे हम लोग।
और हमारा जो भी लोन दिया जाएगा वो इस पे बेस्ड नहीं होगा, बस एक इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए हम फॉर्म के अंदर फिल कर रहे हैं। उसके बाद में इंडियन पे टिक कर दीजिएगा, रेसिडेंशियल इंडिविजुअल पे टिक कर दीजिएगा। ये दो इन्फॉर्मेशन, और भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हैं, ये नॉन टिक रहेंगी। और अगर वो फॉरेन नेशनल वगैरह है तो यहाँ लिखा जाएगा। जनरल केस में ऐसे ऑप्शंस नहीं आते हैं। अगर इन केस को ऐसा ऑप्शन आता है जो व्यक्ति इंडिया से बाहर वगैरह रहता है, तो आप कंफर्म कीजिएगा कि उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, वो खुद जानता होगा। अदरवाइज अगर कोई नहीं जानता तो उसका रेसिडेंशियल इंडिविजुअल ही होगा। सेम इन्फॉर्मेशन आप यहाँ डालेंगे। उसके लिए भी यहाँ अगर मैं देखूं तो इंडिविजुअल का उसकी एजुकेशन क्या है, पैन नंबर, जीएसटी नंबर, यूआईडी, यूआईडी मतलब कि आधार कार्ड, और वीआईडी मतलब वोटर आईडी कार्ड। डेट ऑफ इशू लिखा है। डेट ऑफ इशू का मतलब होता है जिस डेट में वो वोटर कार्ड या वो आधार कार्ड बना हुआ है। ध्यान से देखेंगे, डॉक्यूमेंट के ऊपर डेट ऑफ इशू लिखी होती है हमेशा। अगर पैन कार्ड होता है उस पर भी डेट ऑफ इशू लिखा होता है, वोटर आईडी पे भी डेट ऑफ इशू लिखा होता है, तो वो डेट ऑफ इशू यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद में अगर मैं देखूं इस जगह पे को बोरोर वाली साइड में, तो को बोरोर वाली साइड में उनकी बिजनेस की इंफॉर्मेशन मांगी हुई है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे जो मेन व्यक्ति है उसके लिए बिजनेस की इंफॉर्मेशन नहीं ली हमने, और जो को बोरोर है उसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं। देखो, जो को बोरोर है ना उसकी इंफॉर्मेशन बहुत थोड़ी सी चाहिए हमें, इसलिए हमने इस फॉर्म के अंदर यही फिल कर दी है। जो भी उसका बिजनेस रहेगा, हाउस वाइफ है, प्रोफेशनल है, प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, क्या है कैसा है, ये सभी इंफॉर्मेशन हम यहाँ ले लेंगे। लेकिन जो मेन बोरोवर है ना उसकी इंफॉर्मेशन हम बाद में फॉर्म में सेपरेटली लेने वाले हैं, क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन ज्यादा लेने वाले हैं थोड़ा सा। ठीक है। तो सभी इंफॉर्मेशन यहाँ फिल कर देंगे, डेट ऑफ एक्सपायरी वगैरह सभी चीजें यहाँ शिफ्ट कर देंगे। फिर उसका एड्रेस की बात आती है, एड्रेस कौन सा लिखेंगे। तो सबसे पहले आता है परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस का मतलब होता है जहाँ पे वो रहता है। मान के चलो वो शहर में रहता है, वो गांव का रहने वाला है, तो शहर का एड्रेस उसका प्रेजेंट एड्रेस है। तो उस प्रेजेंट एड्रेस में जहां पे वो रहता है वो यहाँ लिखा जाएगा प्रेजेंट एड्रेस, और नीचे इस जगह पे जो नीचे वाला फॉर्म है वो वहां लिखेंगे हम उसका परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस का मतलब जहां पे उसका नेटिव प्लेस है। ठीक है। तो और ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ लिखने के बाद में अच्छा याद रखिएगा कि अगर दोनों एड्रेस सेम है, प्रेजेंट एड्रेस और जो परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो यहाँ पे सेम एज एबव लिख के टिक कर देंगे। यहाँ पे हम लोग टिक कर देंगे सेम एज एबव, और हम यहाँ इंफॉर्मेशन लिखेंगे। ईयर ऑफ स्टे का मतलब होता है वो कितने समय तक वहां रहा। तो बहुत छोटी छोटी इंफॉर्मेशन। हाउस नंबर लिखेंगे, स्ट्रीट लिखेंगे, उसके लैंडमार्क, लैंडमार्क मतलब कि वो कहाँ रहता है, उसके आसपास कुछ इंपॉर्टेंट जगह वो यहाँ लिख देंगे। स्टेट, सिटी का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम। सिटी और डिस्ट्रिक्ट जनरल केस में लोगों को पता ही होता है। जनरल केस में सिटी और डिस्ट्रिक्ट बड़े शहरों के लिए सेम होता है, छोटे शहरों के लिए सिटी और डिस्ट्रिक्ट डिफरेंट होता है। तो जो लोकल एजेंट होता है उनको पता होता है एक्जैक्टली उस फॉर्म के अंदर क्या फाइल करना है, तो वो आपको बता देंगे एक्जैक्टली किस तरह से काम करना है। पिन कोड डालेंगे, ओन्ड है, लीज्ड है, रेंटेड है, और कितने समय तक रहते हैं, ये सारी बातें यहाँ पे लिखेंगे। अगर कोई इंसान 3 साल से कम किसी लोकेशन पे रहता है तो उस व्यक्ति को अवॉइड करें लोन देना, ये मेरा सजेशन है। बाकी आपको गवर्नमेंट ने ऐसा कोई नॉर्म बना के नहीं रखा। अब बात करता हूं मैं लैंडमार्क वगैरह, ये परमानेंट एड्रेस वगैरह हो जाने के बाद में बिजनेस डिटेल्स की। तो ये बिजनेस डिटेल का मतलब है, अब यहाँ बिजनेस डिटेल का मतलब है कि जो इंडिविजुअल जो लोन ले रहा है उसके बिजनेस की डिटेल, उसका कोई अगर बिजनेस है तो यहाँ पे उसका बिजनेस का नाम लिख देंगे। उसके अंदर कोई पार्टनर्स वगैरह हैं तो उन सभी पार्टनर्स का नाम लिखेंगे यहाँ पे। जैसे कि मान के चलो हम 2 पार्टनर्स हैं, तो पहले मेरा नाम, फिर मेरे पार्टनर का नाम, मेरी डेट ऑफ बर्थ, मेरे पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ, मेरा पैन नंबर, मेरे पार्टनर का पैन नंबर, मेरी एजुकेशन बैकग्राउंड उसका, और प्रॉफिट में दोनों का कितना शेयर है, 50-50 है, 40-60 है, 90-10 है, या क्या है, जैसा भी होगा वो यहाँ लिखेंगे। टोटल एक्सपीरियंस उस काम में उसका कितना एक्सपीरियंस है। अच्छा, याद रखें कि महिला ग्रुप लोन के अंदर जनरल केस में जो औरतें होती है वो अनएक्सपीरियंस्ड, उनके पास कोई बिजनेस नहीं होता, उनका लोन जो है उनके हस्बैंड वे ऑफ कर पे कर रहे होते हैं। तो उस केस के अंदर आप क्या करेंगे, बिजनेस डिटेल के अंदर नॉन इंडिविजुअल एप्लीकेंट को ऐसे पेन से काट दीजिएगा, और यहाँ पे ऐसे लिख दीजिएगा को एप्लीकेंट डिटेल, बिजनेस डिटेल ऑफ को एप्लीकेंट, और उसके हस्बैंड की सभी डिटेल्स को यहाँ फाइल कर दीजिएगा, क्योंकि उसका मेन जो पेमेंट करने वाला व्यक्ति है उसका हस्बैंड है। टाइप ऑफ एंटिटी, उसकी एंटिटी का टाइप क्या है, यहाँ हम लिख देंगे, टिक कर देंगे। प्रोप्राइटरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक, यानी कि वो उसकी इनकम कहाँ से है वो इस बात को टिक कर देंगे। इसमें अगर आपको डाउट हो तो आपको ऑनलाइन आपको इसके बारे में चेक कर सकते हैं, एग्जैक्टली किसको हम क्या बोलते हैं, सभी बात आपको समझ में आ जाएगी। इज दिस बिजनेस बीइंग फाइनेंस, क्या उस बिजनेस को कोई फाइनेंस मिला है क्या। अगर कोई बिजनेस को किसी बिजनेस से फाइनेंस मिला है तो यस और नो कर देंगे। अगर ऑलरेडी इस बिजनेस के अंदर कोई फाइनेंस लिया हुआ है तो हाँ लिखेंगे, वरना ना लिखेंगे। अच्छा, सही इंफॉर्मेशन लीजिएगा, क्योंकि फाइनेंस किया है नहीं किया है, कितनी इंफॉर्मेशन है, वो सब इंफॉर्मेशन बाद में क्रेडिट स्कोर से हमें मिली जाने वाली है। तो क्रेडिट स्कोर से वो इंफॉर्मेशन लें, और बाद में पता चला कि उन्होंने ये जो इंफॉर्मेशन है वो गलत फिल करी हुई है, तो ऐसे फॉर्म को रिजेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जो इंसान अभी झूठ बोल रहा है वो लोन देते समय भी झूठ बोलेगा।
फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइजेस, एंटरप्राइज की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, कैसा काम करते हैं वो लोग, टोटल टर्नओवर, उसने पूरे साल के अंदर कितना टर्नओवर करा है पिछले साल के अंदर, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, जो भी है ये इन्फॉर्मेशन यहाँ डाल देनी चाहिए। उसके बाद में उसका पैन नंबर, वो जो कॉमन पैन नंबर बिजनेस का जो भी रहेगा, मोबाइल नंबर, जीएसटी नंबर, सीआई नंबर, कंपनी को रजिस्ट्रेशन नंबर, तो वो यहाँ पे डाल दिया जाएगा। ठीक है, ये सीआई नंबर वगैरह क्या होता है, इसको आपको स्टडी करने के लिए अगर आप मुझसे भी पूछेंगे तो मतलब कमेंट करें, मैं बता दूंगा आपको। और अदरवाइज आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं एग्जैक्टली ये क्या चीजें होती है। ठीक है, डिटेल ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस को हम बिजनेस को लोन कर रहे हैं, क्या उसके बारे में भी अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन देनी, क्या वो मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, अदर सर्विसेज में काम करता है, खादी, विलेज, कॉटेज, कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो सब एग्जैक्ट बिजनेस डिटेल यहाँ पे दे देंगे कि भाई वो किस तरह काम करता है। और फिर यहाँ परचेज कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, अगर वो प्लांट एंड मशीनरी कुछ परचेज करने वाला है तो यहाँ कर देंगे। अच्छा ध्यान दीजिएगा कि अगर ये वाली इन्फॉर्मेशन, ये स्पेसिफिकली जिसको मैं बता रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन तब फिल करी जाएगी, ये वाली इन्फॉर्मेशन तब फिल करी जाएगी जब आपका लोन बिजनेस लोन हो। इंडिविजुअल लोन के केस में ये वाला नहीं जाएगा, पर्सनल लोन के केस में ये वाली इन्फॉर्मेशन फाइल ही नहीं करी जाएगी, क्योंकि वो बिजनेस के लिए लोन ले ही नहीं रहा, तो मैं क्या बताऊंगा कि वो क्या परचेस करने वाला है। वो तो अब शादी करनी है उसको अपनी बेटी की, अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए देना है, किसी की दवाइयों के लिए देना है, तो वो तो इन्फॉर्मेशन यहाँ आनी नहीं है, तो केवल बस बिजनेस की डिटेल्स हम लोग ऊपर फिल करके छोड़ देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे बैंक डिटेल्स, जिस बैंक के अंदर पैसा जाने वाला है, जिस बैंक के अंदर पैसा देने वाले हैं, कैश में पैसा डिसबर्स करने थोड़ा अवॉइड करें, जितना हो सके अवॉइड करें। जितना भी पैसा दें वो बैंक से करें, तो अकाउंटिंग में भी आसानी रहती है, क्रेडिट स्कोर में भी आसानी रहती है, और इस तरह का पैसा मार्केट में डूबता भी नहीं है। एप्लीकेंट का अकाउंट नंबर है, को एप्लीकेंट का अकाउंट नंबर है, किसका अकाउंट नंबर यहाँ टिक कर दें। कई बार औरतों के अकाउंट नहीं होते हैं तो उनके हस्बैंड्स के नाम पे होते हैं, वहां टिक कर दें। अकाउंट का टाइप क्या है, सेल्फ या ज्वाइंट, सेल्फ मतलब कि खुद का, ज्वाइंट मतलब कि दो लोग मिलकर किसी अकाउंट को चलाते हैं ये। एंटरप्राइज मतलब उसका बिजनेस करेंट अकाउंट अगर है तो एंटरप्राइज का नाम। बैंक अकाउंट नेम मतलब किस बैंक में है, ये उसका नाम, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, आईसीआईसी बैंक, जो भी बैंक है वो यहाँ इन्फॉर्मेशन लिख देंगे। उसके बाद में बेनिफिशियरी अकाउंट होल्डर नेम, किस नाम से वो अकाउंट है, इंडिविजुअल का नाम जिस भी नाम से अकाउंट है वो लिखेंगे। बैंक ब्रांच नेम, जो भी ब्रांच का नाम रहेगा, हर ब्रांच का एक नाम होता है। उसके बाद में हर ब्रांच का एफएससी कोड होता है, और उस अकाउंट का अकाउंट नंबर। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ध्यान से फिल कीजिएगा, इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे ही लोन डिसबर्स होगा, इसी अकाउंट के अंदर पैसा दिया जाएगा। ठीक है, बैंकिंग सर्विसेज बीइंग यूज्ड बाय एप्लीकेंट, जो एप्लीकेंट है वो क्या क्या चीजों को इस्तेमाल करता है आज तक। क्या उसके पास करंट अकाउंट है, उसे पूछ लेंगे हाँ या ना। सेविंग अकाउंट है, यहाँ टिक कर देंगे। क्रेडिट कार्ड यूज करता है तो यहाँ टिक कर देंगे। व्हीकल लोन, अदर्स लोन, जो भी चीजें यूज करता है यहाँ लिख देंगे। सपोज करो किसी ने व्हीकल लोन ले रखा है लेकिन उसने आपको बताया नहीं, और बस यहाँ पे सेविंग पे टिक कर रखा है, या क्रेडिट कार्ड यूज करता है उसने बताया नहीं, और अगर इन केस हमें क्रेडिट स्कोर चेक करते समय पता चलता है कि व्हीकल लोन या क्रेडिट कार्ड उसने ले रखा है, तो उसको नेगेटिव लिस्ट में करके उस व्यक्ति को वहां से हटा देंगे। ठीक है, और फिर उसके लिए स्पेसिफिक गारंटी लेनी पड़ेगी। फैमिली इंफॉर्मेशन, उसकी जितने भी लोग हैं सभी लोगों का नाम, और सभी लोगों के नाम के बाद में उसका फोन नंबर भी यहीं लिख दीजिएगा। मान के चलो मैंने लोन लेना है तो पहले नाम लिखूंगा मोहित, अपना फोन नंबर, मेरी एज, और यहाँ लिखूंगा सेल्फ, SELF, सेल्फ मतलब मैं खुद ही हूं यहाँ। तो मेरी एजुकेशन, NGP मतलब कि नॉन स्कूल गवर्नमेंट प्राइवेट, किस तरह की मेरा काम करता हूँ, ये सारी बातें यहाँ लिखूंगा। मेरा ऑक्यूपेशन क्या है, मेरी इनकम में कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, मैं कितना कमाता हूँ, और उसका HUD मतलब कि हेल्दी है, अनहेल्दी है, डिसेबिलिटी है। देखो ध्यान रखो, पूरी फैमिली की जो इनकम होती है उसको बेस मानते हुए ही गवर्नमेंट के नॉर्म्स है कि हमें लोन डिस्पर्स करना है, तो इन चीजों को बेस मान के ही हमें डिस्बर्समेंट करना है, इसलिए इन्फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए। गलत इन्फॉर्मेशन अगर इनकेस देते हैं तो गलत है। ठीक है, यहाँ जो इन्फॉर्मेशन देंगे एनुअल इनकम दीजिएगा, हमेशा सालाना इनकम, मंथली नहीं, साल में कितना कमाते हैं, ये अंदाजन एक साल की इनकम यहाँ पे लिख दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे एक डिक्लेरेशन फॉर्म है कि पूरी फॉर्म के अंदर कितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने दी है वो सभी फॉर्म्स की इंफॉर्मेशन सही है, डिक्लेरेशन देंगे। यहाँ पे फर्स्ट जो बोरोवर है उसका नाम, यहाँ सेकंड बोरोवर का नाम, जनरल केस में अगर थर्ड है कोई और इन्फॉर्मेशन आपने लगा रखी है तो यहाँ आप टिक करेंगे, अदरवाइज हम दो लोगों की इन्फॉर्मेशन के अंदर काम कर देंगे। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे कि वो किस लैंग्वेज में का बंदा समझता है। जैसे कि मान के चलो कि ये फॉर्म पूरा इंग्लिश में है, और इंग्लिश फॉर्म को अगर मैं बंगाल के अंदर चलाऊंगा और बंगाली में जो व्यक्ति है वो बंगाली में कंफर्टेबल है लेकिन वो इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है, तो जो मेरा एजेंट होगा वो वहां जा रहा है तो यहाँ लिखेगा बंगाली, इस जगह लिखेगा बंगाली ऐसे। या हिंदी समझता है तो यहाँ लिखेंगे हिंदी, जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। वर्निकुलर लैंग्वेज, जो लोकल लैंग्वेज वहां लिखा जाएगा।
उसके बाद में इस वाले कॉलम को नॉट एप्लीकेबल कर दीजिएगा, NA, यहाँ काट दीजिएगा इस कॉलम को, ये एक्स्ट्रा कॉलम है, कुछ नहीं है इसके अंदर। और यहाँ पे हमारे एजेंट का नाम, जिस एजेंट ने हमारा फॉर्म फाइल कर रहा है, मान के चलो कि मैं ही एजेंट हूं और मैं किसी का फॉर्म फाइल कर रहा हूँ, और जिस व्यक्ति का फॉर्म फाइल कर रहा हूँ उसे हिंदी समझ में आती है, इसका मतलब मैंने उसको फॉर्म हिंदी में समझाया है, तो यहाँ मैं लिखूंगा हिंदी, यहाँ लिखूंगा मेरा नाम, यहाँ अपने फादर का नाम लिखूंगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैंने उस क्लाइंट को हिंदी में फॉर्म समझाया है, कल को वो ये नहीं बोल सकता कि उसको फॉर्म समझाया नहीं गया, टर्म्स एंड कंडीशन बताई नहीं गई, उसकी जो भी बातें मैं नहीं बताई, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये सभी चीजें यहाँ लिख दी जाएंगी, और उस व्यक्ति ने एग्री करा है यहाँ यस करके उसके यहाँ पे साइन ले लीजिएगा। अब मेरी बात समझिएगा, अगर वो बोलता है कि नहीं मुझे फॉर्म भी इंफॉर्मेशन के संग दिक्कत है, तो इस केस में तो फॉर्म फाइल ही नहीं करा जाएगा। तो जनरल केस में यहाँ पे एग्री पे ही टिक करना पड़ेगा, एग्री पे टिक कर देंगे, सफिशिएंट है। यहाँ एप्लीकेंट की फोटो, यहाँ को एप्लीकेंट की फोटो, यहाँ पे नाम, डेट, सभी चीजें आ जाएंगी, और एक क्रॉस साइन या क्रॉस अंगूठा, थंब इंप्रेशन ले लीजिएगा। याद रखें, इन केस यहाँ पे थंब इंप्रेशन लेते हैं, एक थंब इंप्रेशन जैसे आपने यहाँ इनका लिया, तो थंब इंप्रेशन को ऐसे सर्कल करके नीचे एजेंट अपना सिग्नेचर करेगा, मतलब एजेंट ने उसको अपने सामने फिल करवाया है, यानी एजेंट एग्री करेगा कि ये फॉर्म मेरे सामने फिल करा है, क्योंकि एजेंट ही मार्केट के अंदर रहा हुआ है ना। तो ये वाली बात उसके यहाँ पे करनी है, और जल केस में अगर हो सके तो सिग्नेचर लीजिए, अदरवाइज इसमें थंब इंप्रेशन लेना चाहिए। फिर इधर थोड़ा नीचे आते हैं, रेफर्ड बाय, अगर किसी स्टाफ ने रेफर किया तो स्टाफ का नाम लिखिएगा, मतलब किसने बताया हमारी एंटिटी के बारे में, उसे कस्टमर ने कहा तो कस्टमर का लिखिएगा। अदर्स है तो अदर्स पे टिक करके यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा अदर्स का क्या है। जैसे कि मालूम पड़ा कि उसने कोई पैम्पलेट देखा है, उसने कुछ न्यूज़पेपर ऐड देखा है, तो न्यूज़पेपर ऐड के अंदर उसने ये चीज देखी है, हमारे एंटिटी के बारे में पता चला है उसे, तो अदर्स लिख के न्यूज़पेपर लिख देंगे। ये डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिससे पता चले क्लाइंट एग्जैक्टली हमारे पास में आ कहाँ से रहा है। ठीक है, उसके बाद में जिस व्यक्ति ने रेफर करा है कोई इंडिविजुअल, उसका नाम लिख दीजिएगा, और अगर उसका कोई रिकॉर्ड एंटिटी के अंदर, जैसे कि अगर एम्प्लॉई है तो यहाँ पे एम्प्लॉई आईडी लिख दीजिएगा, अगर वो हमारा कोई लीडर है तो उसका कस्टमर आईडी होगा तो उसका कस्टमर आईडी लिख दीजिएगा यहाँ पे, जिससे कि मालूम पड़ जाए कि एग्जैक्टली इसको रेफरेंस देने वाला बंदा कौन है। रेफरेंस हमेशा कंपलसरी नहीं होता, बट अगर रेफरेंस है तो अच्छी बात है, जिससे पता चले कि भाई किसने हमें उस लोन के बारे में बताया। कल को अगर हमें वो व्यक्ति नहीं मिलता अपनी लोकेशन पर, तो जिसने रेफरेंस करा है उस व्यक्ति के पास जाए, उससे बोले कि भाई आप बताए हैं ये कौन है ना। तो रेफरेंस आईडी, हमारी जो सिस्टम के अंदर आईडी है वो रेफरेंस आईडी डालेंगे। हर इंडिविजुअल की एक आईडी हमारे सिस्टम के अंदर जनरेट होती है, हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर जनरेट होती है। ठीक है, रिलेशनशिप ऑफिसर में एजेंट का नाम लिख देंगे, क्लस्टर मैनेजर के अंदर जो उस ब्रांच को मैनेज कर रहा है उसका नाम लिखेंगे, और क्रेडिट ऑफिसर के अंदर वो उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे जो व्यक्ति इस लोन को सैंक्शन करेगा या बताएगा एग्जैक्टली इतना पैसा इसको देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सभी लोग सिग्नेचर्स कर देंगे, अपनी अपनी डेट लिख देंगे, सिग्नेचर्स की एम्प्लॉय आईडीज लिख देंगे यहाँ पे, और एक्नॉलेज द फॉर्म। फिर यहाँ पे जो ये कैंची बनी हुई है, आप देख रहे हैं सीजर बनी हुई है, ये फॉर्म फाड़ के इतना फॉर्म उसको सामने देना है, और सामने देते समय इसको क्या फिल करना पड़ेगा, यहाँ पे लोन एप्लीकेशन फॉर्म नंबर फिल करना पड़ेगा। ये कौन सा फॉर्म नंबर है, ध्यान से देखें, ये जो फॉर्म नंबर यहाँ पे आने वाला है ना, वही फॉर्म नंबर यहाँ पे आने वाला है, जिससे कि हम कभी किसी को देते हैं तो एक रेफरेंस मिल जाए उसे कि मैंने ये फॉर्म नंबर था, इसका स्टेटस क्या है, तो उसको स्टेटस जानना होगा तो इस फॉर्म नंबर, इस लोन एप्लीकेशन फॉर्म नंबर से ही उसको स्टेटस जानने को मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे एक्नॉलेज द रिसीप्ट लोन एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे एजेंट अपना नाम लिखेगा, एजेंट नाम लिखेगा, ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे नेम ऑफ द रिलेशनशिप ऑफिसर, सॉरी यहाँ पे जो फ्रॉम है, यहाँ पे फ्रॉम में नाम लिखेगा एप्लीकेंट का, है ना, एप्लीकेंट का नाम लिखेगा, और जो नीचे वाला जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे लिखेगा ऑफिसर का नाम, जो एजेंट है हमारा वो यहाँ पे साइन कर देगा अपना एजेंट, यहाँ पे लिख देगा डेट, और मेरा फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। ये सभी इन्फॉर्मेशन एक बार आपने मार्केट से ले ली, इस इन्फॉर्मेशन का आपने पूरा एक बंच बनाया, बंच बनाने के बाद में जो डॉक्यूमेंट्स है, उसका पैन है, उसका आधार है, उसके बाद में पैन आधार के बाद में को एप्लीकेंट का पैन और आधार है, उन पे नीचे साइन ले लीजिएगा, उनका वोटर आईडीज है, वोटर आईडीज कलेक्ट कर लीजिएगा, उन पे भी उनके साइन ले लीजिएगा, सभी डॉक्यूमेंट के संग में 2-2 फोटोज उनसे ले लीजिएगा, एक एक फोटो तो यहाँ लग जाएगी, और एक फोटो कहीं और जरूरत पड़ेगी हमें बाद में तो उसके लिए काम आ जाएगी, वो फॉर्म के संग में अटैच कर लीजिएगा। सभी इन्फॉर्मेशन के संग में जब हमारे पास में चीजें आ जाएंगी, फिर हम उसको लोन डिस्पर्स करने के लिए इस फॉर्म को आगे लगा देंगे। दिस इज द टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस फॉर्म, और ये फॉर्म बहुत ही सही तरह से डिजाइन करा हुआ है, और सभी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आ जाती है। इन केस अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमें एडिशनल की जरूरत होगी तो हम बाद में इस फॉर्म के संग में और लीव्स लगा के और पेपर्स लगा के उसके अंदर इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे। ठीक है, तो इन केस कोई डाउट आता है तो मुझे आप पूछें, और कमेंट करें जगह पे इस वीडियो के नीचे, आपको सभी तरह के डाउट्स क्लियर कर देंगे। थैंक यू।